फिक्शन कथा में आपका स्वागत है। आज सुनिए एक डोमिनिकन अमेरिकी कहानी, मिस लोरा, जिसे लिखा है जूनो डायज ने। यह कहानी मध्यम पुरुष में लिखी गई है। मध्यम पुरुष में लिखना अपेक्षाकृत एक कठिन कार्य है, इसलिए बहुत कम कहानियां मध्यम पुरुष में लिखी हुई मिलती है। इसे हिंदी में रूपांतरित किया है अनुरोध यादव ने। तो चलिए सुनिए कहानी मिस लोरा। वर्षों बाद तो तुम्हें यह सोचकर आश्चर्य होगा कि यह सब कुछ तुम्हारे भाई के ही साथ हुआ था। जो कुछ उसने किया शायद तुम होते तो नहीं करते। तुम्हें याद होगा कि दूसरे सारे लोग किस तरह पलोमा से घृणा करते थे। एक सूखी टहनी की तरह एकदम से दुबली पतली तो थी वह, न कूल्हों पे मांस और न ही सीने पर कोई उभार, लाल छड़ी मैदान खड़ी वाली हाल। फिर भी तुम्हारा भाई लट्टू हो गया उस पर, जैसे आंखें बंद थी उसकी। मुझे तो वह बिल्कुल बकवास लगती थी। मैंने कहा तो किसी ने मेरे ऊपर ताने कसते हुए कहा, तुम्हें तो सब बकवास ही लगता है। तुम्हारा भाई कैंसर से मर गया। उस क्षण के बारे में सोचकर तुम्हें आज भी कभी कभी असीम वेदना होती है, जबकि वह आखिरकार सचमुच बहुत बड़ा गधा था। वैसे वह इतनी आसानी से नहीं मरा। अपने आखिरी महीनों में वह और उसने कितनों की आंखें खोल दी। तुम्हारे नजरिए से वह बड़ी बुरी चीज है। अपनी मौत के पहले वह लगातार भागने की कोशिश में लगा रहा। नेवर्क बेथ इजराइल हॉस्पिटल के बाहर वह कैप को हाथ देते हुए या नेवर्क के आसपास किसी गली में टहलते हुए मिल जाता था। एक बार उसने अपनी एक भूतपूर्व प्रेमिका से लिफ्ट लेकर कैलिफोर्निया चला गया, लेकिन वहाँ वह अपना शरीर अजीब ढंग से एंटनेम रोडने लगा तो उस लड़की ने तुम्हें बुला लिया। इस तरह लोगों की नजरों से कहीं दूर जाकर मरने का कोई जुनून था उसमें, या वह अपनी किसी ऐसी इच्छा को पूरा करना चाहता था जो बहुत दिनों से उसके अंदर दफन थी। तुमने जब उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो तो उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हंस पड़ा था। उन आखिरी सप्ताहों में जब वह भाग सकने में एकदम अशक्त हो गया, उसने तुमसे या तुम्हारी माँ से बात करने से मना कर दिया और मर गया, लेकिन किसी से एक शब्द बोला नहीं। वैसे इस बात की तुम्हारी माँ को कोई परवाह नहीं थी। वह पहले की तरह ही उस पर अपना प्यार निछावर करती रही, उसके लिए भगवान से प्रार्थना करती रही और उससे बात भी करने की कोशिश करती रही, जैसे अब भी वह एकदम ठीक ठाक हो। लेकिन इससे तुम्हें तकलीफ पहुंची। वह विकट सन्नाटा, उसके बिला ओजा के आखिरी दिन और उसका एक शब्द भी न बोलना। तुमने तो शायद कुछ पूछा भी, कुछ बात करने की कोशिश भी की, जैसे आज कैसा लग रहा है तुमको, लेकिन कुछ कहने की बजाय राफा ने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया, जैसे कि तुम जवाब सुनने लायक थे ही नहीं या किसी ने तुम्हें अभी तक जवाब देने लायक समझा ही नहीं। तुम उम्र के उस पड़ाव पर थे जब कोई भी लड़की के हाव भाव को देखकर उस पर फिदा हो जाता है, जैसा कि तुम्हारी प्रेमिका पलोमा के साथ हुआ। वह अपना पर्स उठाने के लिए जरा सा झुकी क्या कि तुम्हारा दिल उसे देखकर बेकाबू हो गया। और पलोमा ही क्यों, वही तो लोरा के साथ भी हुआ। 1985 का साल था वह। तुम तब 16 साल के थे और उसी उम्र में सबने तुम्हें बिगाड़ कर रख दिया। तुम्हें एक नंबर का कमीना बनाकर छोड़ा सबने। तुम्हें भी तो पूरा यकीन हो गया, पूरा यकीन कि यह दुनिया अब खंड खंड होकर बिखर जाएगी, कुछ भी शेष न बचेगा। तुमने अमूमन हर रात ऐसे ऐसे स्वप्न देखे जो अगर हकीकत बन जाएं तो किसी को फर्श से अर्श तक पहुंचा सकते हैं। तुम्हारे स्वप्न में बम धमाके होते रहे। तुम चाहे जहां भी रहे, चाहे टहलते रहे, चाहे खा पी रहे होते, या स्कूल बस में बैठकर स्कूल जा रहे होते थे, या पलोमा के साथ घूम रहे होते थे। एक दिन तो अत्यधिक भयभीत होकर तुम जगे और खुद अपनी जीभ काट ली और अपना मुंह लहूलुहान कर लिया। पलोमा ने सोचा कि तुम बहुत अधिक हास्यास्पद होते जा रहे हो। वह दोनों में से किसी के भी नुकसान के बारे में नहीं सुनना चाहती थी। तुम दोनों में से वह किसी को पसंद नहीं करती थी।
तुम्हें भी वह उदासी की मूरत कहती थी, इसलिए जितनी उदासी उसके जीवन में पहले से थी उसके सिवाय वह और उदासी बढ़ाने के फेर में नहीं पड़ना चाहती थी। वह एक कमरे के अपार्टमेंट में अपने 4 भाई बहनों और अपाहिज माँ के साथ रहती थी। उन सब की देखभाल उसे ही करनी थी, इतना सब करना, और ऊपर से स्कूल की उसकी पढ़ाई। उसे किसी और काम के करने की फुर्सत कहाँ थी। उसमें भी अधिकांश वक्त वह तुम्हारे साथ रहकर गुजारती थी, फिर भी तुम्हें शक था कि तुम्हारे भाई से प्रेम करती थी और उसके साथ जो कुछ हुआ है वह उसे बहुत बुरा फील करती थी। अब उसके लिए यह भी संभव नहीं था कि वह हमेशा तुम्हारे ही साथ रहे। केवल पोर्टिकन लड़कियां ही इस दुनिया में ऐसी हैं जो किसी हाल में भी गधे से गधे लड़के को कभी नहीं छोड़ती। मैं नहीं कर सकती, मैं कोई गलती नहीं कर सकती हूँ। जब उसने कहा तो तुमने पूछा कि क्या मेरे साथ सेक्स करना गलती है, तो उसने अपना सिर हिलाया और अपनी पैंट की जेब से तुम्हारे हाथ को झटककर बाहर निकाल दिया। पलोमा को यकीन था कि तुमसे अगर अगले 2 सालों में कोई गलती हुई तो वह अपने उस परिवार से हमेशा के लिए चिपक कर रह जाएगी। यह उसका दिवा स्वप्न था। जरा सोचो कि अगर मैं कहीं ना आऊं जाऊं, उसने कहा। तुम्हारे साथ मैं अभी भी रहूंगा, उसे तुम यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पलोमा तुम्हें ऐसे देख रही थी जैसे सर्वनाश करीब था। मैं शायद इसे बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहूंगी, वह बोली, और तब उसने अपना हाथ तुम्हारे कंधे पर रखा। लोग बराबर तुम्हें स्पर्श करते थे, तुम इसके आदी बन चुके थे। तुम एक शौकिया वेट लिफ्टर थे। अपनी नरक भरी जिंदगी से अपने दिमाग को हटाने के लिए तुम कुछ करते थे। तुम्हारे डीएनए में अवश्य कहीं ना कहीं कंप्यूटर जीन होगा, क्योंकि तुम्हारी सारी प्रगति तुमको किसी सर्कस का अजूबा बना चुकी है। अधिकतर समय तुम इससे परेशान भी नहीं रहते हो, जबकि लड़कियां और कभी कभार लड़के भी सोचते हैं कि तुम दिक्कत में हो। लेकिन मिस लोरा के साथ कुछ भिन्न था। जब मिस लोरा ने तुम्हें छुआ तो तुमने पलटकर देखा और अचानक पाया कि छोटे से चेहरे में उसकी आंखें कितनी बड़ी बड़ी थी। उसके बाल बहुत लंबे लंबे और आंखों की दोनों पुतलियों में बहुत भिन्नता थी। एक पुतली में दूसरी की अपेक्षा ज्यादा रंग थे। वास्तव में तुम तो उसे जानते थे। वह तुम्हारे पीछे वाली बिल्डिंग में ही रहती थी। सेरविल हाई स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन अभी पिछले कुछ ही महीनों से वह फोकस में आई थी। पड़ोस में हर तरह की तबाहियां झेलती हुई ऐसी सिंगल टाइप लड़कियां बहुतेरी थी, लेकिन वह उन लड़कियों में से एक थी जिनके बच्चे नहीं थे, जो अकेले रहती थी, जो अभी भी अलहड़ दिखती थी। तुम्हारी माँ को दिखाई पड़ा ऐसा कुछ हुआ होगा जरूर। उसकी नजर में बिना बच्चे वाली कोई औरत असीमित मुसीबतों का घर होती है। हो सकता है उसे बच्चा पैदा करना पसंद ही ना हो। बच्चा पैदा करना तो किसी को भी पसंद नहीं होता। तुम्हारी माँ तुम्हें यकीन दिलाने की कोशिश करती है। उसका यह मतलब नहीं है कि उसी वजह से तुम बच्चे नहीं पैदा करना चाहते हो। मिस लोरा किसी तरह उत्तेजक नहीं थी। आस पड़ोस में सैकड़ों औरतें थी जिन्हें अपेक्षाकृत हॉट माना जाता था, जैसे श्रीमती डेल जिसके साथ तुम्हारे भाई का चक्कर था, और जब उसके पति को इस बात का पता चला तो वह परिवार सहित कहीं दूसरी जगह रहने के लिए चला गया। मिस लोरा अत्यंत कृशकाय थी। न कूलों पे मांस, न सीने पे उभरे उरोज और न ही उठे हुए नितंब, यहाँ तक कि बाल भी सुंदर नहीं। आंखें जरूर आकर्षक थी, लेकिन आसपास में वह जिस चीज के लिए मशहूर थी वे थे उसके मशल्स। इसका यह मतलब नहीं कि उसके तुम्हारे जैसे मशल्स थे, लेकिन लड़की थी लाजवाब। उसके एक एक अंग की अपनी अलग एक कहानी थी। वह इगी पॉप जैसा अपना लुक बनाकर रखती थी और हर गर्मी के मौसम में वह बीच पर जाकर तहलका मचा देती थी। सपाट सी देह होने के बावजूद वह बिकनी में गजब ढा देती थी।
उसका ऊपरी हिस्सा छातियों के ऊपर डोरी से बंधा होता था और नीचे का हिस्सा जांघों की मसल्स को एकदम कसे हुए रहता था। वह हरदम पानी के अंदर किलोल करती रहती थी, जबकि उसके बाल ईल मछली के झुंड की तरह उसके पीछे पीछे लगे रहते थे और फिर उसी हालत में बाहर निकलकर धूप सेंकने लगती थी जैसा कि शायद ही कोई औरत करती है। उस औरत को ढंग से कपड़े पहन लेने चाहिए, कीड़ों से भरी प्लास्टिक बैग लगती है वह। उसे देखकर माताएं शिकायती लहजे में कहती थी, लेकिन उसकी तरफ से नजरें फिरती कहाँ थी। उसे देखने से कोई अपने आप को रोक कहाँ पाता था। तुम न तुम्हारा भाई। मिस लोरा, क्या आप बॉडी बिल्डर हैं? बच्चे उससे पूछते थे। मिस लोरा किताब के पीछे से अपना सिर हिलाती और कहती थी, सॉरी बच्चों, मैं तो जन्म से ही ऐसी हूँ। तुम्हारे भाई के मरने के बाद वह इस अपार्टमेंट में 2 बार आई थी। वह और तुम्हारी माँ ला वेगा में एक ही जगह साथ साथ रहते थे जहाँ मिस लोरा पैदा हुई थी, और तुम्हारी माँ जहाँ गृहयुद्ध के बाद कासा अमरीला के पीछे पूरा 1 साल रहते हुए गुजारा था, जिससे तुम्हारी माँ पूर्ण रूप से शाकाहारी हो गई। कैमो नदी की कलकल आज भी मुझे सुनाई देती है, तुम्हारी माँ कहती थी। मिस लोरा ने भी सिर हिलाया। मैं जब बहुत छोटा था तो युवान बोच को अपनी गली में देखा था। वह बैठा था और यही सब बातें कर रहा था। बार बार उसने तुम्हें पार्किंग में रोका था। तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हारी माँ कैसी है? तुम्हारी समझ में कभी नहीं आया कि कहना क्या है। कुछ कहने के पहले तुम्हारी जीभ तालुओं से चिपक जाती थी। आज तुम उसे पाने के लिए लगभग दौड़ते हुए घर वापस आए ताकि लागेना के विषय में उसके साथ बातें कर सको। तुम्हारी माँ तुमसे कहती है, टीचर से नमस्ते करो, लेकिन तुम नहीं करते, विरोध करते हो। तुम किस कमीनी से बात करने के फेर में पड़े हो? नमस्ते करो, मैं कह रही हूँ, नमस्ते करो टीचर से। तुम्हारी माँ तुम्हारे ऊपर भड़क जाती है। हेलो टीचर, हेलो स्टूडेंट। वह हंस पड़ती है और तुम्हारी माँ की बातों की ओर ध्यान लगाती है। तुम नहीं जानते कि अचानक तुम भड़क क्यों गए। मैं तुमको दोहर सकता हूँ। अपनी बाहों को मोड़ते हुए तुम उससे कहते हो। खीस काढ़े हुए मिस लोरा तुम्हें हास्यास्पद ढंग से देखती रहती है। तुम किस दुनिया में हो? मैं तुम्हें चाहूँ तो एक उंगली पे उठा लूं। इसके बाद वह अपने हाथ तुम्हारी कमर पर रखती है और तुम्हें उठाने का नाटक करती है। तुम्हारी माँ इस पर जरा सी हंस देती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ की नजरें तुम दोनों पर है। जब तुम्हारी माँ ने तुम्हारे भाई से डेल ओरबी के साथ संबंधों के बारे में पूछा तो उसने इनकार नहीं किया। माँ, तुम जो जानना चाहती हो तो मैं बताता हूँ। उसे देखते ही मुझे प्यार हो गया। आंखों के रास्ते वह मेरे दिल में उतर गई। यह भी सही है कि तुम्हारे भाई ने अपनी माँ के सामने अपना गुनाह कबूल किया कि वह उसके साथ अप्राकृतिक ढंग से मैथुन किया। इस पर तुम्हारी माँ ने उसे कई झापड़ रसीद किए। लज्जा और भय से वह करता क्या ही से निपोरने लगा। यह पहला मौका था जब किसी लड़की ने तुम्हें दिल से चाहा, इसलिए तुम उसके पास बैठते हो और इसी विचार के साथ तुम रहते हो। उसे अपने मन में घुमड़ने दो। यह तो एक पागलपन है, तुमने कहा। और बाद में पलोमा से भी एक दिन गफलत में। वह तुम्हारी बात सुनती नहीं है। तुम्हें यह नहीं पता कि तुम यह जानकर क्या करोगे। तुम अपने भाई जैसे नहीं हो। अगर वह होता तो दौड़कर वापस गया होता और मिस लोरा से मिलता। हालांकि तुम जानते हो कि तुम गलत थे, इसलिए भयभीत थे और वह तुम पर हंसती थी। तुम कनाडा के किस हिस्से से हो यह मुझे नहीं पता, इसलिए तुम अपने दिमाग से उसे और उसकी बिकनी को निकाल दो। तुम सोचते हो कि तुम्हें शिट कहने का मौका मिल सके इसके पहले कि बम गिर जाए। जब वे नहीं गिरेंगे तो तुम उन्हें पलोमा के पास लाओगे।
और बताओगे कि तुम्हारे बाद एक टीचर आया था। यह कुछ कुछ यकीन करने लायक है। अच्छा यही होगा कि तुम उसके साथ हमबिस्तर मत होना। कुछ देर चुप रहने के बाद पलोमा ने तुम्हें सचेत करते हुए कहा, क्या बात कर रही हो? मैं सिर्फ बता रही हूँ तुम्हें कि उसके साथ सोना मत। तुम्हें तो इतना पता है ही कि मैं सब पता लगा लूंगी। तुम बहुत बड़े झूठे हो। देखो पागलों की तरह बात मत करो। मैं किसी के पास जाकर सो नहीं जाऊंगा। यह क्लियर है। उस रात पलोमा ने तुम्हें अपनी वजाइना चाटने दिया था, लेकिन सिर्फ वहीं तक। उसके बाद उसने तुम्हारा सिर पकड़कर हटा दिया और तुमने भी उसे छोड़ दिया। आखिरकार मनोबल टूटा। तुमने बाद में उस लड़के से बताया था कि उसका स्वाद बियर जैसा लग रहा था। तुमने वर्कआउट करते वक्त एक अतिरिक्त दौड़ लगाई, इस उम्मीद में कि उससे तुम्हारी कामेच्छा शायद कुछ शांत हो सके, लेकिन उससे कुछ न हो सका। तुम्हें मिस लोरा के स्वप्न रात भर आते रहे और उसी रात न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर बम गिर गए। तुमने शौक की लहर को बिस्तर में ही महसूस किया। जब तुम उठे तो पाया कि दांतों ने जीभ काट ली थी। एक दिन तुम बाजार से खाने के कुछ सामान लेकर आ रहे थे कि मिस लोरा अपने मुंह में ड्रमस्टिक का एक टुकड़ा डाले हुए भारी भरकम प्लास्टिक के थैलों के साथ पाथमार्ग से आती हुई दिखाई दी। तुमने तो सोचा कि दौड़कर उनके पास पहुंचो, लेकिन तुम्हारे भाई का सिद्धांत कि कभी दौड़ो मत जो तुम्हें रोक कर रखा था। हालांकि तुम्हारे भाई ने उसे तोड़ दिया था और तुम अब तक उसे ढो रहे हो। मिस लोरा के खुद पास आ जाने पर तुमने बड़ी मध्यम आवाज में पूछा, या मैं आपकी मदद करूं मिस लोरा? उसने अपना सिर हिलाकर मना कर दिया और बोली, यह मेरी दिन भर की एक्सरसाइज है। तुम बस पीछे पीछे चुपचाप चलते रहो। फिर कहा, वह मूवी दिखाने तुम कब चल रहे हो? कौन सी? वह मूवी जो एक सच्ची घटना पर बनी है। न्यूक्लियर? हो सकता है कि अगर दूसरा कोई रहा होता तो किसी तरह छिपकर बिना कुछ कहे चुपचाप निकल लेता, लेकिन तुम ठहरे, अपनी बाप की औलाद और भाई अपने भाई के। 2 दिनों बाद तुम घर आए। वहां जबरदस्त सन्नाटा था। तुमने शेव किया, स्नान किया, कपड़े और जूते पहने। मैं अभी आया कहकर जब निकलने लगे तो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बनने ठन्ने के अंदाज के नाते पूछा, खा जा रहे हो बाहर? 10 बजने वाला है। लेकिन तुम कहाँ सुनने वाले थे, चले गए। तुमने 1-2 बार दरवाजा खटखटाया तो उसने खोल दिया। स्वेट पैंट और हावर्ड टी-शर्ट पहने थे। उसका माथा सिकुड़ा हुआ था और आंखें बहुत बड़ी बड़ी लग रही थी। थोड़ी बहुत बातचीत से तुम कहाँ मानने वाले थे। उसे बाहों में भरकर चूम लिया। उसने फौरन जाकर दरवाजा बंद कर दिया। कंडोम लिए हो ना? यह सुनकर तुम एक पल के लिए थतमथा गए, लेकिन तुम मानने वाले कहाँ थे? आखिरकार उसके साथ संबंध बना ही लिया। आई एम रियली सॉरी। चलो ओके, उसने फुसफुसाकर कहा और तुम्हारी पीठ पर हाथ ले जाते हुए तुम्हें कसकर बांध लिया ताकि तुम उससे अलग न हो सको। करते रहो। उसका अपार्टमेंट साफ सुथरा था। तुमने जितने भी स्थान देखे थे उन सब से, उसकी यात्राओं की, उसके बच्चों की ढेर सारी तस्वीरें दीवारों पर टंगी थी। तस्वीरों में बच्चे बहुत खुश लग रहे थे। तुम इस प्रकार विद्रोही हो? तुमने उससे पूछा। हाँ, कुछ कुछ, उसने हंसकर जवाब दिया। वहां उसके कमरे में कुछ एक तस्वीरें और लगी थी। उनमें कुछ तो जाने पहचाने चेहरे थे, लेकिन उनके बारे में तुमने उससे कुछ कहा नहीं। वह बहुत शांत थी और बहुत ही रिजर्व। वास्तव में मुझे अपने परिवार से नफरत है, उसने कहा। तुम उसकी बातें सुनकर हैरान थे कि वह भी वैसा ही एहसास करती है जैसा तुम करते हो। यह प्यार हो सकता है। तुमने उसके लिए थ्रेड्स पहन लिए। चलो कुछ करें।
तुमने कहा तैयार हो जाओ, लेकिन तुम काफी देर तक बातें करते रहे, लगभग 1 घंटा। तब उसने ही शुरुआत की। सबसे पहले तुम्हारे गॉगल्स उतारे और तुम्हें चूमी। मैं नहीं कर सकता, तुमने कहा। उसने तुम्हें नंगा कर दिया और बोली, वास्तव में तुम पलोमा के बारे में सोच रहे हो कि सुबह स्कूल बस में जाते वक्त वह बस में ही सो गई। एंट्रेंस टेस्ट के लिए पढ़ाई करने में तुम्हारी सहायता करने के लिए पलोमा आज भी एनर्जी पाती है। इस डर के मारे कि कहीं वह प्रेग्नेंट न हो जाए, पलोमा तुम्हें सेक्स नहीं करने देती थी, और अगर प्रेग्नेंट हो जाती तो वह अबॉर्शन नहीं करवाती, क्योंकि वह तुम्हें प्यार बहुत ज्यादा करती थी। तुम उसी के बारे में सोच रहे थे और उसके साथ एक दूसरा काम भी कर रहे थे। तुम मिस लोरा के बालों को लगाम की तरह पकड़कर उससे आग्रह करते रहे कि उसका मुंह अपना काम करता रहे। सचमुच तुम्हारा शरीर बहुत बहुत सुंदर है, बहुत अद्भुत। क्यों? धन्यवाद। कुछ और तस्वीरें जो न्यूक्लियर ब्लास्ट से संबंधित नहीं थी। तुम्हें इसका यकीन था, और वह कमरा भी जिसकी खिड़कियां न्यूयॉर्क सिटी की तरफ खुलती थी। तुमने उससे कहा तो वह बोली, हम किसी तरह से यहाँ रहते हैं। वह एक मजे खिलाड़ी की तरह एकदम नंगी हो गई और तुम शुरू हो गए। उसने तुम्हें अपने लंबे नाखूनों वाली उंगलियों से पकड़कर अपने ऊपर कसकर बांध लिया। तुम्हें पता था कि बाद में तुम्हारी पीठ पर लगेगा कि कोड़े मारे गए हैं। उसने तुम्हारी ठोड़ी को चूमा। तुम्हारे भाई और पिता दोनों सुसियो है, दो के दोनों साले लंपट। क्या? तुम्हारा पिता जब अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता था तो तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाता था। वहां पहुंचकर तुम्हें कार में बाहर छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाकर उससे सेक्स करता था। तुम्हारा भाई भी कुछ कम नहीं था, अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर तुम्हारी बगल में सोता था, यानी निकृष्टों में भी निकृष्टतम। और जब पीढ़ी दर पीढ़ी रोग चला आया तो तुम कैसे बचते? तुम भी अब वही ढर्रा पकड़ लिए हो। तुमने सोचा होगा कि जीन शायद अपनी प्रकृति मिस कर जाए और तुम बच जाओ, लेकिन तुम्हारी उम्मीद कायम न रह सकी। खून अपना असर दिखा ही देता है। तुमने जब स्कूल जाते वक्त पलोमा को बताया तो जैसे वह अर्धनिद्रा से जाग उठी और बोली, यूनियर, तुम्हारे पागलपन के लिए मेरे पास कोई समय नहीं है। ओके। दूसरे तुम उसके घर गए और किचन में मुंह लटकाकर बैठे हुए थे तो उसने तुम्हारे लिए बर्गर बनाते हुए पूछा, अब तुम कायदे से रहोगे? मुझे नहीं पता, छोड़ो उसे, मजाक ही समझो। तुमने जवाब दिया, मेरी एक गर्लफ्रेंड है। यह बात तुमने मुझे बताई है, याद है तुमको? उसने बर्गर की प्लेट तुम्हारे हाथ में पकड़ाई और तुम्हें ऐसे देखा जैसे किसी अपराधी को देख रही हो। तुम जानते थे कि तुम अपने भाई की तरह लगते हो। मुझे पक्का यकीन है कि लोग तुमसे हमेशा कहते होंगे, कुछ लोग। मुझे विश्वास नहीं होता कि वह कितना सुंदर था। यह बात वह भी जानता था। इस मर्तबा तुमने कंडोम के बारे में नहीं पूछा, तुम बस शुरू हो गए। तुम्हें आश्चर्य हो रहा था कि तुम कितने अधिक उत्तेजित हो रहे थे। वह तुम्हारे चेहरे को बार बार चूमने लगी। तुमने अब तक जितनी भी लड़कियों के साथ सेक्स किया था, किसी ने ऐसा नहीं किया था। सेक्स करने के बाद वे तो शर्मिंदा हो जाती थी। वहां कुछ कुछ डर का माहौल छा जाता था। बिस्तर ठीक करो, खिड़कियां खोल दो। वहां से ऐसी आवाजें आती हुई किसी को भी सुनाई देती थी, लेकिन यहाँ तो वैसा कुछ भी नहीं था। बाद में उसने तुमसे पूछा कि अच्छा तो और क्या खाओगे तुम? वह अचंभित थी कि तुम्हारी छाती की तरह ही उसकी छाती खुली हुई थी। तुम वाजिब होने की तथा अपने आप पर काबू करने की कोशिश कर रहे थे ताकि शांत हो सको। लेकिन बाद में भी जब कमबख्त रात आती तो तुम्हारा अपने ऊपर बस नहीं चलता और तुम उसके अपार्टमेंट पर चले जाया करते थे।
एक रात तुमने नागा करने की कोशिश की लेकिन आखिरकार तुम्हारा मन नहीं माना और तुम 3 बजे रात को अपने अपार्टमेंट से चल पड़े और उसके दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक दी। जब तक उसने दरवाजा खोला नहीं तुम खटखटाते रहे। तुम जानते हो मैं काम करती हूँ कि नहीं? उसने कहा, हाँ मुझे पता है, लेकिन मैंने सपना देखा कि तुम्हें कुछ हो गया। तुमने कहा, तुम्हारे मुंह से झूठ सुनना भी मुझे अच्छा लगता है। वह बोली। उसने आहें भरी। फिर वह सो गई लेकिन सोते रहने पर भी तुम्हें सेक्स करने दिया। बहुत अच्छा लग रहा है, तुम कहते रहे। तुम सेक्स करते वक्त मेरे बालों को पकड़कर खींच सकते हो। ऐसा करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उसने कहा। धीरे धीरे तुम उसकी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ जान गए। वह सैंटो डोमिंगो अपने पिता के साथ आई थी जो एक डॉक्टर था और उसकी माँ के प्रेम में दीवाना था, किंतु उसकी माँ उन्हें एक इटालियन वेटर के भरोसे उन्हें छोड़कर पॉप संगीत के चक्कर में रोम भाग गई। उसका पिता उसे हमेशा डराता रहता था कि वह आत्महत्या कर लेगा। उसने एक दिन उसे बहुत समझाया कि ऐसा विचार वह अपने मन से निकाल दे। वह मान तो गया लेकिन उसके खुद के लिए यह एक मुसीबत बन गई। फिर भी अच्छा ही हुआ। अपनी किशोरावस्था में वह जिम जाती थी और वह एक ओलंपिक टीम का गठन करने की भी बातचीत चल रही थी, लेकिन कोच सारा पैसा हजम कर गया और उस साल DR रद्द करना पड़ा। मैं यह दावा नहीं करती कि मैं ओलंपिक जीत ही गई होती, लेकिन मैं कुछ करती तो जरूर, उसने कहा। जब वह 11 साल की थी उसके पिता की जॉब लग गई। तब वह और उसके 3 छोटे छोटे भाई बहन उसके साथ रहने चले गए। 6 महीने के बाद उसके पिता ने एक मोटी अंग्रेज विधवा से शादी कर ली। वह लोरा से घृणा करने लगी। स्कूल में भी उसके कोई मित्र नहीं थे, इसलिए जब वह 9वीं क्लास में थी तो वह अपने स्कूल के हिस्ट्री टीचर के घर रहने लगी। इसके लिए उसे उसके साथ सोना पड़ता था। टीचर की पूर्व पत्नी भी एक स्कूल में टीचर थी। अब तुम केवल कल्पना कर सकते हो कि उसने वहां कैसी जिंदगी बिताई। जब वह ग्रेजुएट हुई तो अपने कॉलेज के एक काले लड़के के साथ जर्मनी भाग गई, लेकिन उसकी यह यात्रा भी असफल सिद्ध हुई। उसके बारे में बतलाते हुए वह कहती है कि क्या करती वह गे निकला। आखिरकार बर्लिन होते हुए फिर वह न्यूयॉर्क आ गई। यहाँ वह अपनी एक सहेली के पास रुकी जिसका अपना खुद का अपार्टमेंट था। वह कुछ लड़कों को डेट करती थी। उनमें से एक एयरफोर्स का जवान था। जब वह छुट्टियां पाता तो उसके पास चला आता था। अच्छी कदकाठी का एक खूबसूरत नौजवान था वह। सहेली ने उसके साथ शादी कर ली और वह अपार्टमेंट खाली करके जाने लगी तो मिस लोरा ने वह अपार्टमेंट खरीद लिया और एक स्कूल में टीचर की नौकरी करने लगी। तब जाकर उसकी जिंदगी में कुछ सुकून आया। उसने तुम्हें सारी तस्वीरें दिखाते हुए कहा, इतना सारा पापड़ बेलने के बाद अब जाकर सुकून मिला। वह हमेशा चाहती थी कि तुम अपने भाई के बारे में बातें करो, इससे उसे कुछ ढाढ़स मिलेगा। उसने कहा, लेकिन जिसे कैंसर हो गया और मर गया उसके बारे में क्या कुछ कहने को रह गया था। नया जीवन शुरू हुआ। वह स्कूल गई और वहां से आते वक्त स्कूल की कुछ सिलेबस बुकलेट ले आई और तुम्हें देने लगी। तुम वहां से निकलकर कहीं जाना चाहते थे। तुमने पूछा, कहाँ जाओ? भाड़ में जाओ। जाना ही है तो अलास्का क्यों नहीं चले जाते? वह मुंह पर माउथ गार्ड और आंखों को ढंककर लेट रही। जब मैं सो जाऊं तब जाना। ओके, लेकिन कुछ हफ्ते रुक जाते तो अच्छा रहता। मत जाओ। तुमने उसका कहना मान लिया और नहीं गए। तुम सुबह उसके अपार्टमेंट से निकलकर नीचे चले गए। तुम्हारी माँ को इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं था।
जब तुम लोग बच्चे थे तो वह वेदर फोरकास्ट की तरह सब कुछ जान लेती थी। हर चीज के बारे में वह कुछ न कुछ कहने में सक्षम होती थी। इस समय वह कहीं दूसरी जगह पे है। इस वक्त तो उसका दोहक हर प्रकार के क्रियाकलाप पर भारी है। तुम जो कर रहे थे उसे लेकर भयभीत भी थे, लेकिन वह उत्तेजनात्मक था और तुम्हें लगता था कि तुम दुनिया में बिल्कुल अकेले हो। तुम 16 साल के थे और तुम्हारे अंदर इतना जोश था कि दुनिया की कोई भी हस्ती तुम्हें रोक नहीं सकती। तब तुम्हारे दादा DR में कुछ लिए और तुम्हारी माँ घर आई। मिस लोरा ने कहा कि वह उसकी देखभाल करेगी। मैं भोजन बनाऊंगी माँ। नहीं तुम नहीं। और उस पोर्टिकन लड़की को यहाँ मत लाना। समझ रही हो ना? तुमने सिर हिलाकर हाँ कहा, फिर भी तुमने डोमिनिकन औरत को लाया। वह खुशी से चहक पड़ी जब उसने प्लास्टिक के कवर वाला सोफा देखा। लकड़ी के चम्मच दीवार से लटके हुए थे। तुम्हें अपनी माँ के बारे में सोचकर बुरा लगता होगा। तुम सचमुच अब अपने बेसमेंट में ही रहने लगे जहाँ तुम्हारे भाई की कई चीजें अब भी पड़ी हुई थी। वह उसके बॉक्सिंग ग्लव्स को देखने लगी। कृपया उन्हें नीचे रख दो। लेकिन वह उन्हें सूंघते हुए अपने चेहरे से लगा ली। तुम रिलैक्स नहीं हो सकते। तुम कसमें खाते रहते हो कि तुम अपनी माँ और पलोमा को दरवाजे पर सुनते हो। यह तुम्हें हर 5वें मिनट पर रोक देता है। यह बिस्तर में उसके साथ तुम्हें जगने के लिए अशांत कर देता है। उसने कॉफी बनाई, अंडे तले और रेडियो वाड़ो नहीं बल्कि मॉर्निंग जू सुनती रही और हर चीज पर हंसती रही। यह कितना अजीब था कि पलोमा ने यह पता करने के लिए तुम्हें फोन किया कि क्या तुम स्कूल में हो और मिस लोरा वहाँ टी-शर्ट पहने टहल रही है जिसमें उसके सपाट पुट्ठे झलक रहे हैं। तुम्हें सीनियर में जाते जाते वह तुम्हारे स्कूल में जॉब पा गई। यह कहना एकदम बेमतलब है कि यह सब कुछ अचंभित करने वाला है। तुमने उसे हाल में देखा और तुम्हारा दिल तुम्हारे अंदर ही अंदर बैठने लगा। वही तुम्हारी पड़ोसी है? पलोमा ने पूछा। ओ माय गॉड, कैसे तो वह तुम्हें देख रही थी। पक्की राड है। स्कूल में स्पेनिश लड़कियां उसे परेशान करती थी। वे सब उसके बोलने के लहजे, उसके कपड़ों और उसकी शरीर की बनावट का मजाक उड़ाती थी। वे उसे मिस पैट कहती थी। उसने कभी भी इसकी शिकायत नहीं की। यह कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, वह बोली। लेकिन पहली नजर में तो तुम्हें सब बकवास ही लगा। यद्यपि यह सब स्पेनिश लड़कियां ही करती थी। अंग्रेज लड़कियां तो उस पर अपनी जान छिड़कती थी। वह उन्हें जिम लेकर जाती, डांस क्लब लेकर जाती और कुछ ही दिनों पश्चात वे कंपटीशन भी जीतने लगी। एक दिन स्कूल के बाहर जिम वाले उसके ऊपर अंडे फेंकने लगे और वह हवा में कलाबाजियां करने लगी। वह सबसे बढ़िया चीज थी जो तुम्हें देखने को मिली। एकदम सहज ढंग से साइंस टीचर इवर्सन तो उसके ऊपर गिर गए। वे हमेशा ऐसे ही किसी न किसी के ऊपर गिरते ही रहते हैं। 1 मिनट के लिए पलोमा बुरा मान गई और उनके खिलाफ रिपोर्ट करने की धमकी दी, लेकिन फिर वह मान गई और अध्यापक कक्ष में तुमने साथ साथ उन्हें हंसते और लंच करते देखा। पलोमा की तहकीकात जारी थी। ऐसा कहा जाता है कि मिस्टर इवर्सन को ड्रेस अच्छे लगने लगे थे। तुम्हारे विचार से इसकी वजह पलोमा ही थी। ये लड़कियां भी क्या पागल होती है। पलोमा ही शायद उनका ड्रेस पसंद करती थी। इस बात से तुम्हारी टेंशन बढ़ती जा रही थी। कभी कभी तुम इवर्सन की कार को पलोमा के अपार्टमेंट के बाहर खड़ी पाते थे। लगता है कि मिस्टर इवर्सन यहीं कहीं है, कहकर कोई न कोई लड़का हंसने लगता था। क्रोध के मारे तुम्हारी शक्ति अचानक क्षीण हो जाती थी और तुम्हें कमजोरी महसूस होने लगती थी। तुम सोचते कि जाकर उसकी कार को तोड़ फोड़ डालो, जाकर उसका दरवाजा पीटने लगो।
इसी तरह के हजारों विचार तुम्हारे दिमाग में आने लगते, लेकिन जब तक वह चला नहीं जाता तुम घर से बाहर नहीं निकलते थे। जो ही वह दरवाजा खोलती बिना उससे कुछ कहे तुम अंदर चले जाते। अपार्टमेंट में सिगरेटों के धुएं से घुटन सी होती। तुम्हारे शरीर से गंदी बू आ रही है। तुम उससे बोले। तुम उसके बेडरूम में गए लेकिन बिस्तर सलीके से बिछा दिया गया था। ओए मेरे गबरू जवान, जलो मत, वह कहकर हंसने लगी। लेकिन तुम तो सचमुच जल रहे थे। तुम जून में ग्रेजुएट हो गए और तुम्हारी माँ के साथ वह वहां भी खुशियां मनाते हुए आ धमकी। वह एक लाल ड्रेस और उसी से मैचिंग करते हुए अंडरगारमेंट पहने हुए थी, क्योंकि एक बार तुमने उससे कह दिया था कि लाल तुम्हारा पसंदीदा रंग है। बाद में वह मेक्सिकन डिनर कराने के लिए तुम दोनों को पर्थ अम्वाय तक ड्राइव पर लेकर गई। पलोमा की माँ बीमार थी जिसकी वजह से वह नहीं आ सकी, लेकिन डिग्री लेते समय तुमने उसे देखा। मैं यहाँ गुस्से में चली आई। पलोमा ने कहा, मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है, बहुत अच्छा लगा। तुमने कहा, तुम एक बहुत ही असाधारण नवयुवती हो। उस साल गर्मी में तुम और पलोमा शायद 2 बार मिले। बावजूद इसके सेक्स करने का अवसर कभी नहीं मिला। पलोमा चली भी गई। अगस्त में वह दिलावरे यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हो गई। वहां कैंपस में कुछ दिन बिता लेने के बाद उसने तुम्हें अन्यत्र प्रस्थान शीर्षक देकर एक पत्र लिखा, जिसे पढ़कर तुम कोई ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं हुए। तुम उसे पूरा पढ़ भी न सके। तुम सोच रहे थे कि अभी के अभी तुम कार ड्राइव करके उसके पास चले जाओ और उससे बातें करो, लेकिन तुम्हें यह महसूस हुआ कि यह निराशाजनक ही था। न तुम गए न ही वह आई, जैसी कि उम्मीद थी। तुम पड़ोस में रहने लगे और रारितन रिवर स्टील में काम करने लगे। पहले तो पेंसिल्वेनिया के आदिवासियों के साथ काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन आखिरकार तुम जम गए और उन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। रात के वक्त तुम बियर बारों में कुछ दूसरे पगलेटों के साथ जाते जो पड़ोस में मंडराते रहते थे, और लुंड होकर अश्लील हरकतें करते हुए मिस लोरा के घर चले जाते थे। वह इस समय भी स्कूल के कामों को लेकर बिजी रहती थी, लेकिन तुम्हारा मन उसमें नहीं लगता था। अभी नहीं, तुम उससे कहते थे। कभी कभी तुम दोनों पर्थ अम्वाय में मिलते थे, जहाँ कोई भी तुम दोनों को नहीं पहचानता था। तुम दोनों आम लोगों की तरह ही भोजन करते थे। उसके सामने तो तुम बच्चे लद्दे थे, और इसी वजह से जब वह तुम्हें किसी सार्वजनिक स्थान पर स्पर्श करती थी तो तुम्हें बुरा लगता था, लेकिन तुम कर ही क्या सकते थे। उसे तुम्हारे साथ कहीं बाहर जाने में अच्छा लगता था। अब इसके बाद अवसर नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है। तुमने उससे कहा तो उसने हाँ में सिर हिलाया और कहा, मैं सिर्फ वही करना चाहती हूँ जो तुम्हें अच्छा लगे। लेकिन तुम हो कि नीच से नीच लड़कियों के साथ दोस्ती करने की कोशिश करते हो, इस यकीन के साथ कि वे तुम्हारी सहायता करेंगी। लेकिन तुमने कभी उस लड़की से दोस्ती नहीं की जो सचमुच तुम्हें चाहती है। कभी कभी तुम उसके अपार्टमेंट से निकलकर लैंडफिल तक पैदल जाते थे, जहां तुम अपने भाई के साथ बचपन में खेला करते थे और झूले पर बैठते थे। वही वह जगह थी जहां पर मिडेल और बे तुम्हारे भाई के अंडकोशों को शूट करने की धमकी देते थे। आगे बढ़ो, राफा ने कहा, और तब मेरा भाई यहीं पर तुम्हारे गुप्तांग में गोली मारेगा, तुम्हारे पीछे बहुत दूर। न्यूयॉर्क शहर है जिसे तुम कहते हो कि यह अंतहीन दुनिया है। ऐसी जिंदगी जिसमें कोई रहस्य न हो पाना इतना आसान काम नहीं है। वैसे रहस्यों से भरी जिंदगी तुम्हारे आसपास है, लेकिन तुमने उसे भरसक रोक रखा है। फिर भी तुम भयभीत रहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में भी रहस्य प्रवेश न कर जाए। रज्जर्स में तुम पागलों की तरह लड़कियों को डेट करते थे और तुम्हें इतना भी मालूम नहीं पड़ता था कि इसकी वजह से तुम परेशानी में हो। इसके विषय में तुम निश्चय ही कभी बात भी नहीं करते थे।
तुम उस सुंदर लड़की से मिलते थे जिसे तुम सपनों की राजकुमारी समझते थे, जिस पर तुम्हें भरोसा था और जिसने तुम्हारे साथ डेट करने के लिए अपने काले बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया था। उसी एक लड़की के बारे में तुमने बताया। उन्हें उस पागल कुतिया को अरेस्ट करना चाहिए। अभी भी यह किसी से कहना अच्छा लगता है, तुमने अपने मन में सोचा। वह तुमसे घृणा करती थी। सारे लोग यही कहते थे, लेकिन वह गर्व से कहती थी, मैं तुमसे घृणा नहीं करती हूँ, तुम ही एक मेरे आदमी हो। जब तुम दोनों तुम्हारी माँ से मिले तब उसने उससे भी यह बात बताई। मैडम, सच तो यह है कि तुम्हारा बेटा एक औरत की टांगों के बाल शेव करता है। तुम्हारी माँ ने तिरस्कार में अपना सिर हिलाया। वह अपने बाप और भाई के जैसा ही निकला, डोमिनिकन है ही नहीं। अंत में वह तुम्हें मिस लोरा के घर की ओर ले गई। उसके घर की लाइट जल रही थी। उस सुंदर लड़की ने कहा कि मैं उससे कुछ बात करने जा रही हूँ। नहीं, मत जाओ प्लीज, नहीं मुझे जाना है, कहकर उसने दरवाजे पर दस्तक दे दी। कौन है अंदर? कोई आवाज नहीं आई। उसके कुछ सप्ताह बाद तक तुमने उस लड़की से बात नहीं की। यह तुम्हारे बड़े ब्रेकअप में से एक था। आखिरकार एक शो में तुम दोनों साथ हुए। वहां तुम एक दूसरी लड़की के साथ डांस कर रहे थे। उसने तुम्हें हाथ से इशारा करके अपने पास बुलाया। तुम उसके पास गए जहां वह अपने कॉलेज सिस्टर्स के साथ बैठी थी। उसने फिर से अपना सिर मुड़ा लिया था। क्या है? तुमने कहा। वह तुम्हें एक कोने में लेकर गई। मैं वहां से दूर चली गई। सॉरी, मैं तुम्हें बचाना चाहती थी। तुमने चुपचाप सिर हिलाया। वह तुम्हारी बाहों में आ गई। ग्रेजुएशन। उसे यहाँ देखकर हैरानी नहीं हुई। क्या सरप्राइज है जब तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। तुम और वह लड़की जब जुलूस में एक साथ चल रहे थे तो मिस लोरा वहां लाल ड्रेस में खड़ी दिखाई दी। उसका वजन बढ़ने लगा था जो उस पर अब अच्छा लगने लगा था। बाद में वह तुम्हें क्वींस लॉन में अकेले टहलती हुई दिखी। उसके हाथ में एक तमगा था जिसे उसने वहां डिग्री बांटने के दौरान उठा लिया था। तुम्हारी माँ ने भी एक ले लिया था जिसे उसने अपने घर की दीवार में लटकाया था। अंत में वह लंदन से कहीं दूर चली गई। यहाँ चीजों के दाम दिनों दिन बढ़ते जा रहे थे। बांग्लादेशी और पाकिस्तानी लोगों की भीड़ जमा होती जा रही थी। कुछ समय के बाद तुम्हारी माँ भी बरजाइन चली जाएंगी। बाद में जब तुम दोनों एक दूसरे से ऊब जाओगे तो तुम उसका नाम कंप्यूटर में टाइप करोगे, मुदा वह पढ़ेगी नहीं। डोमिनिकन रिपब्लिक की ट्रिप पर तुम ला वेगा जाओगे और उसका नाम वहां लिखोगे। तुमने एक तस्वीर दिखाई। उसमें तुम दोनों साथ साथ थे। वह तब की तस्वीर थी जब तुम दोनों बीच पर गए थे। तुम दोनों मुस्कुरा रहे थे और अपनी आंखें झपकाए हुए थे।